Hello friends. So today we are going to proceed with the last part of chain roles. अभी तक हमने चेन रोल्स के दो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने देखे, जिसमें एक फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, जिसमें हमने पूरा प्रोफार्मा बनाया था, और जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट चेन रोल्स, फर्दर थिंग्स that are to be considered while learning chain roles. तो chain roles में जैसे हमने पहले एक बार देखा था, सेंटेंसेस की जो टाइप होता है, एक होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस, थर्ड हमने देखा था इंटरोगेटिव, और फोर्थ और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी. तो एक्सक्लेमेटरी नहीं, लेकिन स्टेटमेंट का हम चेन रोल ऑलरेडी देख चुके हैं. स्टेटमेंट का एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसा होता है ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ऑलरेडी हमने देखा है. सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इंपेरेटिव एंड इंटरोगेटिव. ये दोनों का जब हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं या एक्टिव वॉइस करते हैं, मतलब एक्टिव जो पैसिव और पैसिव तो एक्टिव अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको क्या क्या हमको ध्यान में रखना होता है, ये सब चीजें आज हमको देखनी है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ये सबको बात क्लियर है. ये हमने पहले भी एक टॉपिक के टाइम पे देखा था कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं. एक होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है इंपेरेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. अब इंपेरेटिव क्या होता है कि जिसमें हम लोग ऑर्डर्स भी कंसीडर करते हैं, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट भी कंसीडर करते हैं. मतलब either you are giving orders to somebody or you are requesting something to somebody. वो दोनों जो चीजें हैं वो हम लोग इंपेरेटिव में ले लेते हैं. इंटरोगेटिव जो होता है वो होता है क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस जो होते हैं इनका भी चेंज कैसे होता है ये आपको देखना जरूरी है. एक्चुअली मेथड सबके ऑलमोस्ट सेम है, इंपेरेटिव को छोड़ के. इंटरोगेटिव की मेथड सेम है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल जाता है. स्टूडेंट्स उसको मतलब पहले बात तो क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव सेंटेंस देख के डर जाते कि अब इसका क्या होगा. तो उसके लिए घबराने की या इसकी कोई जरूरत नहीं है. इट इज वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व द सेंटेंसेस इवन इफ दे आर इन इंटरोगेशन, इवन इफ दे आर क्वेश्चंस, व्हिचएवर क्वेश्चन. मतलब डबल क्वेश्चन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और समझो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं वो अगर कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो लेट अस प्रोसीड विद द फर्दर. इंपेरेटिव हम लोग पहले देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है. इंपेरेटिव के बाद में फिर हम लोग इंटरोगेशन की तरफ जाएंगे. फ्रेंड्स, अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमने इसके पहले देखा कि जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, तो नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं, उनका बिगनिंग हम किससे करते हैं? सब्जेक्ट से. उसका बिगनिंग किससे होता है? सब्जेक्ट से. उसके बाद में क्या आता है? तो उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब या फिर डायरेक्टली वर्ब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर डायरेक्टली वर्ब आ सकता है. मतलब हेल्पिंग वर्ब आना कंपल्सरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है. वर्ब होने के बाद में डायरेक्टली क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट. मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट. ये होता है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट. अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है. इसके कंस्ट्रक्शन अगर एक्टिव वॉइस में हम देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर, इट स्टार्ट्स विद वर्ब इटसेल्फ. ये स्टार्टिंग वर्ब से होता है. इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं. क्यों नहीं होता उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे. वर्ब और उसके बाद में सीधा आ जाता है ऑब्जेक्ट. पहले क्या आएगा? वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. मतलब अगर आपको कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है जो इंपेरेटिव में, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको बनाना है जो कि किसमें? इंपेरेटिव में, तो
इंपेरेटिव का एक्टिव वॉइस बनाते हुए हम उसको सब्जेक्ट नहीं यूज करते, डायरेक्टली आता है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब रीजन ये है कि या फिर क्वेश्चन ये है कि इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आता। देखो इंपेरेटिव को मैंने क्या बोला, इधर इट कैन बी एन ऑर्डर और इट कैन बी अ रिक्वेस्ट, मतलब ये ऑर्डर भी हो सकता है और ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर ही होगी और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रिक्वेस्ट ही होगी, इट कैन बी ऑर्डर, इट कैन बी अ रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों जब ये होता है, ये दोनों जब कंसीडर होते हैं, तो आपको समझने लायक बात ये है, अगर मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूं, अगर मुझे किसी को बोलना है कि फैन चालू करो, तो फैन चालू करो, तो वो बंदा मेरे सामने है, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी and of course that person is standing in front of me, I am ordering to that person। जो पर्सन दिल्ली में बैठा है उसको यहाँ पे फैन चालू करने के लिए तो नहीं बोलूंगा ना, या फिर कोई तीसरे आदमी को तो नहीं बोलूंगा। तो जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो मेरे सामने होता है, इसलिए वहां पे सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती। हमारे घर में पापा बोलते हैं न्यूज़पेपर देना, थोड़ा न्यूज़पेपर देना, ये कौन करता है कि जो सामने होता है उसके लिए बोला जाता है कि आप मुझे न्यूज़पेपर दो, यू गिव मी द न्यूज़पेपर। तो वो अपने को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब जो उनके सामने बैठा है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इनमें नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। मींस यू गिव मी द न्यूज़पेपर, यू स्विच ऑन द फैन, you do the food, you read the lesson, you write the sentence, whatever you। अगर मैं आपको बोलूं ओके राइट ऑन द टेबल, मैं बोल रहा हूँ राइट ऑन द टेबल, राइट ऑन द टेबल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसको बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। जो जो बच्चे क्लासरूम में अवेलेबल है मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, तो ये जो भी टेबल में लिख के दे रहा हूँ या फिर ब्लैक बोर्ड में जो भी मैं कंटेंट्स लिख के दे रहा हूँ, आप उसको क्या करो, कॉपी करो। Whom I am telling this? The person who is sitting, the person who is available in front of me, उसको बोलता हूँ। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट जब हम कर दे, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का भी सेम है। अगर मेरे सामने कोई बैठा तो मैं उसको बोलूंगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वहां पे मैं ऐसे नहीं बोलता प्लीज यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे नहीं बोलता मैं। Why? Because it is a rude manner, वो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे बोलना। अगर मैं किसी को बोलता हूँ आप मुझे एक गिलास पानी दो, तो ये बोलता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए मैं बोलते हुए क्या बोलता हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब मेरे सामने जो बैठा है मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक गिलास पानी दो, तो वो मुझे पानी देगा। अगर मुझे उसको ऑर्डर भी करना है, अगर उसका और मेरा रिलेशन इस टाइप का है कि मैं उसको ऑर्डर कर सकता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फिर मैं प्लीज नहीं यूज करूंगा, प्लीज हम कर्सी के लिए यूज करते हैं। फिर मैं उसको बोलूंगा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जाएगा पानी लेके आए। अगर मेरे को रिक्वेस्ट करनी है तो फिर मैं क्या बोलूंगा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दो। ऐसे मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट और ऑर्डर जब होते हैं, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, तो उनका सब्जेक्ट हिडन होता है, और वो हिडन सब्जेक्ट कौन होता है, तो वो हिडन सब्जेक्ट होता है यू। अब ये हुआ कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस का। तो हमने अभी देखा एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट। यू कैसा इसमें हिडन है, यू का मेंशन नहीं करते, यू मेंशन नहीं होगा, वो हिडन होता है, वो सबको पता है। अब इसी सेंटेंस का मुझे करना है पैसिव वॉइस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब मैं पैसिव करता हूं, थोड़ी देर के लिए आप रिक्वेस्ट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा ऑर्डर रिक्वेस्ट ये सब चीजें भूल जाओ। अब खाली सेंटेंस का जो कंटेंट है उसके ऊपर ध्यान दो। अब अगर मुझे इसका पैसिव करना है, तो पैसिव करते हुए मैं बोलूंगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन शॉर्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, अब नॉर्मली हमारी कॉमन लैंग्वेज में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, मतलब लेट ऑब्जेक्ट
बी, लेट के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बी, उसके बाद में क्या आएगा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहाँ पे वो सब कंटेंट नहीं आता, बाय यू बाय ये वो नहीं आता, क्यों? बिकॉज यहाँ पे यू मेंशन नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? नहीं। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम बाय यूज करके उसका यूज करके क्या करेंगे? इसलिए हम उसको वो पोर्शन जो होता है वो इस टाइप के सेंटेंसेस में, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वो सेक्शन जो होता है वो ओमिट होता है और यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ इतना ही सेंटेंस बनता है कि लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इतना सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। अभी सब में मैं बोलता हूं कैरी द बैग एट होम, कैरी द बैग एट होम, ये मेरा सेंटेंस है। अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे इसका एक्टिव पैसिव क्या है वो देख के उसका इंटरनल चेंजेस कर दिया। अब कैरी क्या है? वर्ब है, द बैग क्या है? ऑब्जेक्ट है, एड ऑन क्या है? अपने लिए अभी यूजलेस चीजें, क्योंकि वो ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है ना ऑब्जेक्ट है। तो कैरी द बैग एट होम, इसमें एट होम को हम लोग अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा निग्लेक्टेड एरिया में रखते हैं। कैरी द बैग ये हमारा मेन सेंटेंस है, कैरी वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द बैग। अब इसको मैं लिखता हूं एक्टिव वॉइस, इसको मुझे करना है पैसिव वॉइस, तो मैं लिखूंगा लेट द बैग बी। लेट आ गया पहले, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? द बैग, तो यहाँ पे द बैग आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? बी। हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी का फॉर्म हमको लगता है पैसिव करते हुए, तो यहाँ पे क्या आ गया? बी। अब मुझे कैरी का थर्ड फॉर्म यूज करना है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज कैरीड। सो लेट द बैग बी कैरीड एट home. Let the bag be carried at home. Suppose I say operate the laptop carefully. Operate the laptop carefully. ये मेरा सेकंड सेंटेंस है। अब ऑपरेट द लैपटॉप केयरफुली, ये जो सेंटेंस है, इसको जब मैं अब वापस पैसिव करूंगा या मैं चेक करूंगा, तो ऑपरेट क्या है? मेरा वर्ब है, लैपटॉप क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, केयरफुली क्या है? तो इन शॉर्ट केयरफुली जैसे यहाँ पे यूजलेस चीज थी वैसे ही यूजलेस है। अब दिस इज एक्टिव वॉइस, नाउ आई एम स्टार्टिंग और आई एम कन्वर्टिंग इट टू पैसिव वॉइस। अब मैं इसको बोलूंगा लेट द लैपटॉप बी ऑपरेटेड केयरफुली। देखो अगर आप इसको सेंटेंसेस को दोनों सेंटेंसों में मैंने लिखे, इसको अगर आप केयरफुली रीड करो और केयरफुली उसको अगर आप समझने की कोशिश करो, तो हिडन कहीं तो वहां पे यू है ऐसे समझ में आता है। देखो ऑपरेट द लैपटॉप केयरफुली, लेट द लैपटॉप बी ऑपरेटेड केयरफुली बाय यू, है नहीं, लेकिन वहां पे हिडन है ऐसा हमको महसूस होता है। वी कैन फील दैट कि वहां पे क्या है? वहां पे बाय यू है, और इसीलिए वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, इसलिए वहां पे फिर से मेंशन करके लिखने की जरूरत नहीं होती। सो ऑपरेट द लैपटॉप केयरफुली, लेट द लैपटॉप बी ऑपरेटेड केयरफुली। अब सपोज आई से throw the ball at a long distance. Throw the ball at a long distance. फिर से ये एक्टिव है, मुझे पैसिव करना है, so let the ball, ये वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है,
और ये इसकी तरह एक्स्ट्रा मटेरियल है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका यहाँ पे डायरेक्टली कोई रिलेशन हमको नहीं है। लेट द बॉल बी, थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थ्रो एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये हो गया अभी आपका, ये हो गया आपका पैसिव। लेट द बॉल बी थ्रोन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इतना समझ लो और एक बार कैरी कर लो, तो फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ूंगा। फ्रेंड्स, अब इसमें निगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं ना। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? सपोज ऐसे, डोंट बीट द डॉग। क्या चेंज इसमें? बीट द डॉग, बीट वर्ब है, द डॉग ऑब्जेक्ट है, एज इट इज वही कंस्ट्रक्शन हो गया। यहां पे बीट आ गया, यहां पे वर्ब आ गया, बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड आ गया, क्या? डोंट। इसको मैं बोल देता हूं निगेटिव वर्ड। ये निगेटिव वर्ड हो गया क्योंकि इसमें क्या आ गया? नॉट आ गया। डू क्यों आया? नॉट यूज करना था इसलिए डू आया। तो कुछ शौक नहीं है यहाँ वहां घूमने का, तो कोई अपने मस्ती से या अपनी मर्जी से नहीं आया। तो इफ आई चेंज इट नाउ, इट बिकम्स, सी, let the dog not be। अब आप बोलोगे डू कहां चला गया? अरे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, तो फिर डू की जरूरत नहीं है। डू की जरूरत कब होती है? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हमको नॉट यूज करना होता है, तब हमको डू, डज, डिड हमको जरूरत महसूस होती है। अब हमको जरूरत नहीं है तो हमने उसको यूज नहीं किया। लेट द डॉग नॉट बी bitten. Let the dog not be bitten. इस तरह से ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हम लोग इसमें देखेंगे रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। सबसे इंग्लिश ग्रामर का सबसे सिंपल कंटेंट है, सबसे सिंपल, मतलब इतना सिंपल ग्रामर में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं दो सेक्शन करता हूं। यहां पे मैं बोलता हूं ऑर्डर, यहां पे मैं बोलता हूं रिक्वेस्ट। देखो अभी तक हमने जितने सेंटेंस देखे वो भी ऑर्डर्स थे। अभी तक जितने सेंटेंस हमने देखे वो भी ऑर्डर्स थे, वो भी कमांड्स थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं जो कमांड्स लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो सेंटेंस लेने जा रहा हूँ वो अलग टाइप के कमांड्स। अब मैं जो रिक्वेस्ट के सेंटेंस बता रहा हूँ वो अलग रिक्वेस्ट, मतलब जितने सेंटेंस अभी हमने देखे, जैसे हमने बोला कैन द बैग एट होम, वो भी एक रिक्वेस्ट हो सकती है। सिर्फ हमने वहां पे रिक्वेस्ट वाला प्रोडक्ट वाला कोई वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट नहीं बोले, नहीं तो वो रिक्वेस्ट हो सकती है कि प्लीज कैरी, विल यू कैरी, कैन यू कैरी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने नहीं यूज किया इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट नहीं बोलते। अब देखो, अब एक सेंटेंस में ले रहा हूं गेट आउट। सेंटेंस क्या लिया हमने? गेट आउट। अब ये सेंटेंस प्योर ऑर्डर है, देखो मतलब इंपेरेटिव तो है लेकिन प्योर ऑर्डर, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। गेट आउट, गेट लॉस्ट, किल हिम। मतलब ये जो सेंटेंस होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स होते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए ऐसे बोलते हैं यू आर ऑर्डर। ऑर्डर की जगह आप कमांडेड ले सकते हो, यू आर आस्क्ड बोल सकते हो, ऐसे होता है। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट,
बाकी कोई भी चीज इसमें नहीं होता। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, इतना ही होता है। अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ इतना एक सप्लीमेंटल सेंटेंस जोड़ दिया। बाकी हमारा जो सेंटेंस है गेट आउट वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस हुआ बिल्कुल भी नहीं, तो आपको वहां पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं महसूस हुई। हमने सिंपली क्या बनाया, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट का एग्जांपल बताता हूं, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। अब ये जो सेंटेंस है प्लीज हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वर्ब जैसे हमने यहां पे लिया यू आर ऑर्डर्ड टू, वैसे मैं यहां पे लेता हूं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द। अब यहां पे क्या है देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, वैसा ही है देखो ना। सिर्फ हमने क्या किया, प्लीज जो एक वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा था कि ये सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हमने प्लीज वर्ड यहां से निकाल दिया, बाकी पूरा सेंटेंस हमने वैसे लिखा। मतलब कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। आपको आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने क्या करना चाहिए, पुअर पीपल को हेल्प करना चाहिए। Get it? So I can start with interrogative. लिखने का जो है आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, इसमें मैं लिखने के टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स देख सके। चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट है जिसको मैं बोलता हूँ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, अब इसका चेंज कैसे करना है वो हमको देखना है। इंटरोगेटिव का चेंज हो, सपोज मैं बोलता हूं विल यू हेल्प हिम, मेरा सेंटेंस क्या है, विल यू हेल्प हिम। देखो ये सेंटेंस सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ये सेंटेंस हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। दो टाइप मतलब आंसर ही क्या है, थोड़ा सा लेंथी मेथड जाके हम लोग अपने लिए उसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस में ये सब पार्ट्स अलग अलग कर लो। अलग अलग करना मतलब क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में विल, यू सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट। सिंपल हो गया, सिंपल है। हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, हमको पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चाहिए होता है, बाद में बाय और फिर बाद में सब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल रूटीन स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको कैसे करना बोलूं, इंटरोगेटिव में तो विल पहले ही आएगा, ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली चीज है ही नहीं, विल। लेकिन अब क्या हुआ, ये विल के बाद में जहां पे सब्जेक्ट है वहां पे मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, हिम का हो गया ही। फर्स्ट डे का लेक्चर याद रखो, मैंने आपको बोला था, देखो आई टू बी कन्वर्टेड टू मी, ही टू बी कन्वर्टेड टू हिम, शी टू बी कन्वर्टेड टू हर, दे शुड बी कन्वर्टेड टू देम और वी शुड बी कन्वर्टेड टू अस। ये 5 चीज होते हैं, मैंने आपको बोला था, आइदर फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। तो ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और ये आपको करने होते हैं। तो हिम का मैंने क्या किया है, हिम का मैंने किया ही। अब फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। अगर आपके पास वो बड़ा वाला टेबल जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बना के दिया था, वो अगर आपके पास है तो विल के बाद बी आता है, विल के बाद क्या आता है, बी फ्यूचर टेंस में।
तो विल ही बी वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज हेल्प्ड बाय यू ऐसा ही रहेगा और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल मेथड से मैंने सॉल्व करके दिया। सिंपल मतलब डायरेक्ट मेथड। इसमें मैंने आपको कोई भी सिंप्लिसिटी नहीं करके दी। मतलब जैसे सेंटेंस आपको मिला है वैसे आपने उसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। ये बेसिक मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिया है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी करना चाहूँ, अगर इफ आई वांट टू मेक इट बिट इजी फॉर यू, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा लेंथी मेथड से हम जाएंगे। मैं बोलता हूँ हैव यू फिनिश्ड द वर्क। देखो क्वेश्चन मार्क यहां भी है, क्वेश्चन मार्क यहां भी है, क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है। अब मैं थोड़ा लेंथी मेथड से जा रहा हूं, थोड़ा सा घूम फिर के जाऊंगा। अब घूम फिर के जाऊंगा तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं, देखो हैव यू फिनिश्ड द वर्क। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सॉरी यू है सब्जेक्ट। फिनिश्ड है V3, V3 क्यों, हैव है। द वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेंटेंस को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब कैसे होता है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, जो ये क्वेश्चन मार्क है ये हमको तकलीफ दे रहा है, तो पहले मैं क्वेश्चन मार्क निकाल देता हूं। तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा, यू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब क्वेश्चन मार्क निकल गया। क्वेश्चन मार्क क्यों निकला, व्हाट इज द रीजन। क्वेश्चन मार्क इसलिए निकला क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया, बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया। यहां पे क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब था, बाद में सब्जेक्ट था। अब यू हैव फिनिश्ड द वर्क, तो अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब इसको तो आप पैसिव में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब द वर्क, यहां पे सब्जेक्ट कौन था, यू, इसलिए और यहां पे क्या आया था, हैव। यहां पे कौन है, वर्क है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहां पे क्या रहेगा, हैज। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब मैंने यहां पे क्या किया, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड किया। बीन क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे हैव के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, बन गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को आपने पैसे में कन्वर्ट भी कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है ना, तो मुझे क्वेश्चन ही चाहिए। मेरे को सिंपल सेंटेंस में इसका रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं इसका आंसर नहीं लिख सकता। अगर मैं उसका आंसर वैसे लिखता हूं तो दैट इज द रॉन्ग मेथड, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मुझे मार्क्स लेने तो मुझे पूरा सेंटेंस जैसे है वैसे ही उसी टेंस में उसी फॉर्मेट में मुझे देना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको इंटरचेंज करूंगा, तो हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया और बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने लिए दोनों से नाउन फॉर्म अपने लिए हो गया। हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय, मतलब एग्जाम में अगर आपको ये पूछ रहे हैं, अगर आप एग्जाम में पूछ रहे हो तो आपको ये दो स्टेप नहीं देने होंगे, आपका आंसर इस तरह से बनेगा। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर।
Have you finished the work? Has the work been finished by you? This is the exact answer of this sentence. अब can anybody cure it? आप कोई भी मेथड यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो कैन हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. कैन इट बी क्योर्ड बाय एनीबॉडी? क्वेश्चन मार्क. एज इट इज यहाँ पे क्या गया? क्वेश्चन मार्क आ गया. कैन एनीबॉडी क्योर इट? कैन इट बी क्योर्ड बाय एनीबॉडी? ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस. इतना भी लो तो आ गया. फ्रेंड्स एक बहुत स्पेशल सेंटेंस, मतलब एक अलग टाइप का सेंटेंस लेने जा रहा हूँ जिसमें आपको रियली दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती है. Did she recognize you? Did she recognize you? अब यहां पे did हेल्पिंग वर्ब है, she सब्जेक्ट है, recognize वर्ब है और you ऑब्जेक्ट है. अब यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, did she recognize you, लेकिन हम लोग ये did कब यूज करते हैं? देखो do, does और did, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हम लोग कौन से टेंस में यूज करते हैं? सिंपल टेंस में. सिंपल कौन सा? प्रेजेंट एंड पास्ट, नॉट फ्यूचर. इसमें फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ किसका ये होता है? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दोनों का ही कॉन्टेक्ट होता है. अब डिड शी रिकॉग्नाइज यू, अब ये जो सेंटेंस है ये अगर मुझे पैसिव में करना है तो सिंपल टेंस है मैंने बोला, तो ऑफ कोर्स ये डिड फिर से यूज नहीं होगा क्योंकि डिड का कंस्ट्रक्शन डिड हेल्पिंग वर्ब है और डिड का कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू बी का फॉर्म नहीं होता, लेकिन वहां पे हमारे पास टू बी का फॉर्म होता है. क्योंकि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में होते हैं तो हमारे पास पैसिव में एम इज होता है और पास्ट में हमारे पास वॉज और वर्ब है. तो हमको डिड की जरूरत नहीं है. इनकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब होती है. हमारे पास ऑप्शन है तो आपको जरूरत नहीं है. तो फ्रेंड, डिड शी रिकॉग्नाइज यू, अब डिड की जगह मिलेगा वर्ब. क्यों डिड की जगह वर्ब ने क्यों ली, यह समझ करो. डिड की जगह वर्ब ने इसलिए ली क्योंकि देखो यहां पे डिड क्यों आया? हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए. अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, टू बी का फॉर्म हमारे पास है, वॉज या वर हम ले सकते हैं पैसिव में. तो यहां पे अब ऑब्जेक्ट है यू है, तो यू के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? वर आएगा. वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब ये कौन सी का बन गया वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाय. इस तरह से इसका पैसिव में हमने कन्वर्जन किया. ये चीज, ये जो कन्वर्जन है, ये ध्यान में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने ये चेंजेस क्यों किए. ठीक है फ्रेंड्स. सो दिस वे हमने चेंज वॉइस के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, हमने सब फिनिश किए. सिंपल सेंटेंस हमने पहले फिनिश किए, बाद में आज के लेक्चर में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद प्योर ऑर्डर्स,
प्योर रिक्वेस्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सबका चेंज द वॉइस हमने देखा। तो इन दिस वे हियर द चेंज द वॉइस टॉपिक एंड्स। थैंक यू।